चलो ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली मैंने क्या बता दिया आपको, ऐसा फोर्स जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा होगा। इसका एक मेथड आप याद रख सकते हो, दोनों ऑब्जेक्ट्स का कॉन्टैक्ट सरफेस देखो और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को पुश करने की कोशिश करो। तो जैसे एक ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर रखा होगा तो ग्राउंड उसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर पुश कर सकता है, और ऑब्जेक्ट ग्राउंड को किधर पुश कर सकती है, नीचे। तो ये नॉर्मल और ये नॉर्मल क्या बन जाते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाते हैं। सिमिलरली अगर ए और बी कॉन्टैक्ट में इस तरह से रखे हुए हैं और बोला गया है कि अगर इनके बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन होता तो वो किस तरह से होता, तो मैं देखूंगा कि ए का कौन सा सरफेस है जो कि बी के साथ कांटेक्ट में है, तो आपको ये वाला सरफेस दिखेगा। सिमिलरली बी का कौन सा सरफेस है जो ए के साथ कांटेक्ट में है, वो इस तरह से दिखेगा। अब ए के ऊपर बी जब नॉर्मल लगाएगा इस सरफेस के ऊपर तो वो किस तरफ लगा सकता है, हमें पता है कि हमें पुशिंग ध्यान में रखना है। तो बी अगर ए को पुश करता तो किधर पुश करता, ऑब्वियसली इधर पुश करता, और ए अगर बी को पुश करता तो किधर पुश करता, इधर पुश करता। समझ आ रही है बात। तो इस तरह से किसी भी कॉन्टैक्ट सरफेस पर जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर आप नॉर्मल रिएक्शन को शो कर सकते हो। क्या आपको बात समझ आ रही है, क्लियर है क्या ये? अच्छा ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना। हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे होंगे, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, ऐसे फोर्स को आप क्या कह दोगे, नॉर्मल रिएक्शन कह दोगे। ठीक है, बिल्कुल थर्ड लॉ फॉलो कर रहा है ये। तो अब बात आती है आगे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक चीज है जो हमें ड्रॉ करनी आनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट दी गई है किसी भी स्टेट के अंदर, मान लो कि वो एक ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में है, दो के साथ कांटेक्ट में है, 10 ऑब्जेक्ट्स के साथ कांटेक्ट में है, तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट का अलग से डायग्राम बनाना जिसपे हम उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करें, उसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे जरूरी चीज फ्री बॉडी डायग्राम में क्या है, द डायग्राम that shows all the forces acting on the object। जिस ऑब्जेक्ट का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे फोर्सेस इस डायग्राम में शो किए जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट दूसरों पे कितना फोर्स लगा रहा है वो नहीं शो किया जाता डायग्राम के अंदर। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मान लो कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक फिक्स्ड वॉल है, यहाँ पे ग्राउंड है, और यहाँ आपके पास m मास का एक ब्लॉक था। कोई मुझसे बोले कि बताओ m मास का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा दिखेगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना m मास लेना है और उसे डायग्राम में सिंपली ड्रॉ कर लेना है अलग से। मैंने कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कई बार क्या करते हैं बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, कोई फोर्स आपसे मिस हो जाता है, इसलिए मैं एक पर्टिकुलर वे फॉलो करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको ड्रॉ करना होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसा भी क्वेश्चन दिया हो आप सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्रॉ करोगे। सेकेंड चीज आप क्या ड्रॉ करते हो, तो ऑल द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ऑल द कॉन्टैक्ट फोर्सेस, सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो भी लग रहे होंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर आप वो ड्रॉ करोगे। और तीसरे में हम ड्रॉ करते हैं ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑल द अदर एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर आप ये मेथड फॉलो करते हो ना, ये सीक्वेंस फॉलो करते हो, तो आपसे कोई भी फोर्स मिस नहीं होगा। अच्छा, इन तीनों का मतलब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब है अर्थ जो पुल कर रही होगी किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसा मैं पता है m मास का ऑब्जेक्ट है, अर्थ ऑब्वियसली इसे पुल करेगी, तो अर्थ का फोर्स जो लगेगा आपको पता है अर्थ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है g, तो अर्थ का फोर्स जो होगा वो क्या कहलाएगा, mg। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि अर्थ का फोर्स क्या हो जाता है, mg। अच्छा, किधर एक्ट करना चाहिए इसे, ऑब्वियसली अर्थ पुल कर रही है तो हमेशा नीचे ही पुल करेगी, तो mg मैंने फोर्स लगा दिया। ये मेरा पहला हो गया। दूसरा आपको करना है ऑल द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसके लिए मैं देख लूंगा कि कितने कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं, तो आपको दिखेगा एक कॉन्टैक्ट यहाँ पर है और एक कॉन्टैक्ट यहाँ पर है।
तो दोनों के करस्पॉन्डिंग आपको एक नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा, ग्राउंड का नॉर्मल, यानी कि ग्राउंड अगर इस ब्लॉक को पुश करता तो किस तरफ पुश करता? आपको पता है ग्राउंड अगर एम को पुश करेगा तो ऊपर की तरफ करेगा, तो इसे मैं कह देता हूं नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड। सिमिलरली ये वॉल है, वॉल अगर अपने ब्लॉक को पुश करेगी तो किस तरफ पुश कर सकती है? आपको दिख रहा है कि वॉल इस ब्लॉक को पुश कर सकती है किधर? लेफ्ट की तरफ, तो इसे मैं लिख सकता हूं नॉर्मल ड्यू टू वॉल। अब आपको देखना होता है कि क्या डायग्राम में इनके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया हुआ है, तो नहीं, मैंने जो क्वेश्चन लिया है उसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया गया है, तो मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ नहीं करूंगा, तो यही इस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि ये फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे ही, यानी इन सभी की वैल्यू आएगी ही। यहाँ पे सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि आप फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह से शो करते हो। अनंत मेरे भाई, वॉल फोर्स लगा रही होगी या नहीं लगा रही होगी उससे हमें मतलब नहीं है, मैं सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। हो सकता है किसी भी फोर्स की वैल्यू 0 आ जाए। बात क्लियर हुई क्या? क्या हम फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं? चलो ट्राई करो सभी लोग। सवाल पूछने नहीं है अभी बेटा, आपको जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो करना है। अभी मैंने बोला नहीं है कि आप डाउट्स पूछना शुरू कर दो, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ उतना करो, ठीक है ना? तो मान लो ये वॉल है हमारे पास, ये ग्राउंड है, ये आपका एम मास है, और यहाँ से एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाना है, ठीक है? तो आप बनाओ, उसके बाद मैं जब शो करूंगा तब आप चेक कर लेना कि आपने सही बनाया या नहीं बनाया। अब ए और बी के बीच के नॉर्मल को आपको नाम देना है ना। अगर आपको ए और बी के बीच के नॉर्मल को नाम देना है तो उसे एन ए बी लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है ना? एन बिटवीन ए एंड बी, किन्हीं भी दो सरफेसेस के बीच का, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के फोर्स को। एफ बी डी ड्रॉ करके दिखाना है। नहीं बेटा, इंडिविजुअल ब्लॉक्स का एफबीडी बनाना है आपको, हर एक ब्लॉक का एफबीडी बनाना है। डोंट सेंड इट टू मी, मुझे नहीं भेज पाओगे ऑब्वियसली, तो आप बस हो जाए तो बोल देना डन, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा, आप चेक कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे तो उनके आंसर आप भेज पाओगे। पांच लोगों का हो गया है। क्या सभी का फर्स्ट क्लियर है? फर्स्ट क्लियर है सभी का? किसी को कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर देना, कोई भी कष्ट आते हुए हैंड रेज कर दो। बोलो भाई। सर, फर्स्ट वाले में हम लोग ये बोल नहीं सकते हैं कि जो एन डब्ल्यू होगा वो 10 न्यूटन होने वाला है। नहीं, अभी मैंने ये सब करने को कहा ही नहीं है। आपको पता है, आता है तो अच्छी बात है मेरे भाई। प्लीज मैं जो बोल रहा हूँ अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है ना? आप आगे सॉल्व कर रहे हो, एनडब्ल्यू की वैल्यू बताओगे, एनजी की वैल्यू बताओगे, वो सब क्वेश्चन ही नहीं है। एफबीडी बना पा रहे हो आप या नहीं? ठीक है।
तो देखो मैं सेकंड में कर देता हूं, ए है हमारे पास, बी है हमारे पास। तो सबसे पहले ए के ऊपर मैं ग्रेविटी का फोर्स बनाऊंगा mg। उसके बाद में देखूंगा कांटेक्ट कहाँ कहाँ पे है, तो कांटेक्ट सिर्फ किसके साथ है, बी के साथ, तो एक ऊपर लग जाएगा क्या, NAB। और कोई फोर्स तो इसके ऊपर लग नहीं रहा है। सिमिलरली 2m की अगर मैं बात करूं तो ग्रेविटी का फोर्स इसके ऊपर लगेगा कितना, 2mg। कांटेक्ट फोर्स ग्राउंड का लगेगा इसके ऊपर कितना, नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड। एक वॉल के साथ कांटेक्ट है तो वॉल इसको पुश कहां करेगी, इस तरफ। और एक कांटेक्ट इसके साथ किसका है, ए का, तो ए से पुश कहां कर सकता है, नीचे की तरफ, तो NAB। यहां आपको दिख रहा है ये NAB और ये NAB क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। समझ आ रही है बात? कोई डाउट किसी को, कोई डाउट? बेटा ये सब डाउट मत पूछो यार, मैंने 10 लिखा है, 10 न्यूटन क्यों नहीं लिखा, ये तो टाइम पास कर रहे हो। ये लो, खुश रहो। किसी और को डाउट? बोलो भाई। सर मैं बोल रहा था कि ब्लॉक बी पे NAB डाउनवर्ड्स लग रहा है, तो वो ऊपर भी NAB लगाएगा। डाउट क्या बेटा? मतलब सर ऐसा होना चाहिए था कि NAB वो ब्लॉक एम नीचे लगा रहा है तो ये भी ऊपर लगाएगा रिएक्शन के लिए। क्या कह रहे हो, ए ने, भाई बी ने ए के ऊपर ऊपर लगाया, ए ने बी के ऊपर नीचे लगाया, क्या कष्ट है इसमें? अच्छा हाँ हाँ ठीक है। अरे समझ आया क्या? कोई डाउट जेन्युइनली आ रहा है तो प्लीज पूछें, कुछ भी मत पूछें। बिल्कुल बेटा। सेकेंड पार्ट में ए के ऊपर ग्राउंड कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, सेकेंड पार्ट में ए के ऊपर ग्राउंड कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। आगे देखो, एक और सवाल करेंगे। थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपका। ड्रॉ कर दो भाई, ए का FBD और बी का FBD। मैं फिर बता रहा हूँ, ज्यादा कंफ्यूज हुए बिना जो मैं कह रहा हूँ वो आप मानते चलो। फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाना नहीं आया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। बन जाए तो डन लिख देना भाई। ठीक है, तो हमेशा बेटर होगा आप इस तरह से दो एक्सिस बना लो, ठीक है ना। आगे चल के फोर्सेस के कंपोनेंट्स लेने में हमें फायदा होगा। तो ए के ऊपर सबसे पहले तो मैं mg ही बनाता हूँ, ये हो गया भाई mg। फिर मैं देखता हूँ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो कॉन्टैक्ट एक बी के साथ है तो बी से पुश करेगा ऊपर की तरफ, NAB। और एक कॉन्टैक्ट वॉल के साथ है तो वॉल इसे पुश करेगी लेफ्ट में, नॉर्मल ड्यू टू वॉल ऑन ए, सिंबल लिख दिया मैंने ऐसे ही कुछ भी। फिर 20 न्यूटन राइट की तरफ लग रहा है तो ये हो गया भाई 20 न्यूटन, और 10 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है तो ये हो गया भाई हमारा 10 न्यूटन। ये हो गया आपका ए का FBD कंप्लीट।
सिमिलरली बी का एफबीडी अगर बनाना है तो देखेंगे सबसे पहले बी के ऊपर mg लगेगा, तो 3m इसका मास है, 3mg। फिर देखेंगे कॉन्टैक्ट ग्राउंड के साथ है तो ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग जाएगा, इसे मैं Ng कह सकता हूँ। वॉल के साथ कॉन्टैक्ट है, वॉल का नॉर्मल रिएक्शन लेफ्ट में लग जाएगा, N ड्यू टू वॉल ऑन B लिख देता हूँ मैं इसे। और कॉन्टैक्ट इसका A के साथ है तो A का नॉर्मल रिएक्शन नीचे लग जाएगा, इसे मैं NAB लिख देता हूँ। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया हुआ है? नहीं, तो ये इसका एफबीडी खत्म हो गया। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? इसके ऊपर 10 न्यूटन ड्रॉ नहीं होता है, ठीक है ना। याद रखना, जो इसके ऊपर सिर्फ एक्ट कर रहे हैं वही बनाए जाएंगे। ये 10 न्यूटन क्या बी के साथ कांटेक्ट में था? क्या ये 10 न्यूटन बी के साथ कांटेक्ट में था? नहीं, तो उसे मैं ड्रॉ नहीं करूंगा। मैं फिर बोल रहा हूं, जो लोग भी पूछ रहे हैं चैट में उनको यही गलतफहमी है, आप ज्यादा सोच रहे हो, आपको इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। आपकी बात सही है कि आपको फील आ रही है कि भाई अगर मैं 10 न्यूटन ऊपर से लगाऊंगा तो बी को फर्क तो पड़ेगा ना, बी को फर्क पड़ेगा, आप यही सोचते हो। पर उसका मतलब ये नहीं है कि उसके फ्री बॉडी डायग्राम में आप 10 न्यूटन ऐड कर दो। इसका जो भी इफेक्ट बी के ऊपर पड़ना होगा ना, वो इसके अंदर काउंट हो जाएगा अपने आप। समझ आ रही है बात? इसलिए ये सब सोचने की आपको जरूरत नहीं है कि हम उसको भी ड्रॉ करें। ड्रॉ की बात कर रहा हूं मैं, जो उसके ऊपर एक्चुअली लग रहा है सिर्फ वही आपको ड्रॉ करना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी फोर्स ड्रॉ नहीं कर सकते। और देख लें, चलो आगे देखते हैं भाई। बताओ भाई, ए बी सी का फ्री बॉडी डायग्राम। बढ़िया बढ़िया श्रेष्ठ। फिर से बोलूंगा मैं, एक्स और वाई एक्सिस पहले ही बना लिया करो तो चीजें आसान होंगी ड्रॉ करने में। एक्स और वाई एक्सिस पहले ही बना लिया करो। आयुषी का भी हो गया है, और कौन? सौजित ने कर लिया है, बढ़िया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अब काफी लोगों ने कर लिया है। चलो मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। ये मैं बना लेता हूँ एक्स एक्सिस, ये मैं बना लेता हूँ वाई एक्सिस। सबसे पहले ग्रेविटी का फोर्स ए के ऊपर 2mg। फिर मैं देखूंगा कॉन्टैक्ट ग्राउंड के साथ है तो नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड। फिर मैं देखूंगा कॉन्टैक्ट बी के साथ है, बी अगर इसे पुश करेगा तो इस तरफ करेगा तो NAB। बस, और कहीं कॉन्टैक्ट नहीं है। कोई एक्सटर्नल फोर्स? हाँ भाई दिया हुआ है 50 न्यूटन, इस तरह से एक्ट कर रहा है 37 डिग्री पे। और ये मैं अज्यूम करूंगा कि आप सभी लोग कंपोनेंट्स तो ले ही सकते होगे इसके एक्स और वाई में अगर जरूरत पड़ती है तो। सिमिलरली बी का एफबीडी बना लेते हैं भाई। सबसे पहले ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग जाएगा mg। फिर देखेंगे कॉन्टैक्ट ग्राउंड के साथ है तो ऊपर लग जाएगा नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड। फिर देखेंगे कॉन्टैक्ट ए के साथ है, ए इसे पुश करेगा किधर? राइट में, तो NAB। कॉन्टैक्ट सी के साथ है तो सी से पुश करेगा कहाँ? लेफ्ट में, तो NBC। समझ आई ना बात? खत्म बी का एफबीडी।
सी पे सबसे पहले ग्रेविटी का फोर्स बना लेंगे, तो ये बन जाएगा भाई नीचे कितना, mg, 3 mg। फिर देखेंगे कांटेक्ट फोर्स, तो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है तो नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड। फिर देखेंगे वो कांटेक्ट वॉल के साथ है, वॉल पुश करेगी तो लेफ्ट में। कांटेक्ट बी के साथ है, बी पुश करेगा तो राइट में। कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? हाँ, 20 न्यूटन नीचे की तरफ है। ये आपके फोर्सेस हो गए। कोई डाउट किसी को? 50 न्यूटन को आप वैसे ही शो कर सकते हो, या आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ब्रेक करके शो कर सकते हो, आपकी इच्छा है। जैसे मैं इसे ब्रेक करके शो करना चाहता तो मैं 50 कॉस, ये इस तरफ आ जाता 37 यानी कि 40, और एक नीचे की तरफ आ जाता कितना, 30। आप इस तरह से भी शो कर सकते हो। बोलो भाई। सर सर आप जो ये mg और ng बना है, सर mg तो सर वो मैंने बी ग्राउंड पर लगा रहे, ग्राउंड तो सर बी पे नहीं लगा रहे, तो mg बनाएंगे। यार गजब कर रहे हो, इतने हेलो। सवाल होने के बाद ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते हो? नहीं सर, सर आप तो बोले कि मैंने बी जो जहाँ बी जिस पर ग्रेविटी तो फोर्स मैंने लगा, पहला बी लिखा है पर जो मेरे फोर्स मालिक, लगे। मैंने पहला लिखा है ग्रेविटी। मैंने कहा कि जो ग्राउंड लगा रहा होगा वही फोर्स आपको ड्रॉ करना है। मैंने कहा जो कोई भी फोर्स लगा रहा होगा दुनिया में वो आपको ड्रॉ करना है। तो बी के ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगाएगी या नहीं लगाएगी? हाँ सर, तो वो तो तो ड्रॉ सर मैं क्यों नहीं हाँ करूंगा हाँ हाँ भाई? ठीक। बिल्कुल ड्रॉ करूंगा मैं। सर तो वो अच्छा अच्छा, वो एनबीसी सर मैंने दो फोर्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या दो फोर्स? क्यों हेलो। कंफ्यूज हो रहे हो मेरे भाई? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा सर एक कितना। बी सी पर लगा रहे, एक सी बी पर लगा रहे हैं। हाँ, तो वही तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। हाँ 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 ठीक है हाँ। तुमको ऐसे डाउट्स नहीं आने चाहिए भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये कांटेक्ट में है, ए जो है, पर ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना। तो ये एंगल मैंने बोल दिया है 37 डिग्री। और यहाँ एक ब्लॉक है जिसे मैं बोल देता हूं बी। ये इस तरह से वॉल पे रेस्ट कर रहा है। तो ए और बी का एफबीडी बताओ। यानी ए जो इस तरह से है एक, और बी जो इस तरह से है, इनका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा ये आपको ड्रॉ करके बताना है। ये 37 डिग्री हो गया, ये है ए और ये है बी, ठीक है ना। इसको वेज बोलते हैं, ठीक है। ये टर्म यूज की जाएगी। ये जो ट्रायंगुलर आपको दिख रहा है इसे वेज बोल दिया जाता है, ठीक है ना। बी का मास m ले लो। बी के ऊपर वॉल नहीं लटक रहा है मेरे भाई, बी वॉल पे टिका हुआ है, आपको दिख रहा होगा। बी के ऊपर वॉल कैसे लटके? बढ़िया भाई, श्रेष्ठ। बढ़िया रोहित।
अब देखो यही एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक्सिस का बहुत काम आने वाला है पूरे चैप्टर में। तो याद रखना, अगर चीज हॉरिजॉन्टल है तो दो ही एक्सिस बना लो, पर अगर चीज जो है टेढ़ी मेढ़ी रखी हुई है तो फिर एक अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू प्लेन भी बना लेना चाहिए। यानी अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है तो एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन भी बना लेना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा मैं आपको वो बताऊंगा। पहले ए का एफबीडी देख लेते हैं आसानी से। ए पे एक नीचे ग्रेविटी लगा रही होगी भाई mg, फिर मैं देखूंगा कॉन्टैक्ट कहाँ है, तो कॉन्टैक्ट एक ग्राउंड के साथ है, नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड। एक कॉन्टैक्ट वॉल के साथ है, नॉर्मल ड्यू टू वॉल। एक कॉन्टैक्ट बी के साथ है, तो बी किस तरफ फोर्स लगाएगा आप देख सकते हो, कॉन्टैक्ट फोर्स से परपेंडिकुलर, यानी कि कुछ इस तरह से फोर्स आने वाला है। तो उसे मैं इस तरह से शो कर दूंगा और उसे नाम दे दूंगा मैं NAB। अब बात आती है ये एंगल पता करना है आपको कि कौन सा एंगल 37 डिग्री होगा। तो यही काम आ जाता है एक अलोंग द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू प्लेन एक्सिस बनाने का। तो ये मैंने बना दी एक अलोंग द प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब देखो ध्यान से देखना भाई, ये इंक्लाइंड प्लेन ऐसे है ना हमारा, ये एंगल दिया गया 37 डिग्री, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 37 डिग्री। अगर आपने ये चार एक्सिस बनाई हैं तो फिर एक को छोड़ के एक ऑल्टरनेटिंग एंगल 37 डिग्री होगा। ये 37 है तो ये 53, ये 37, ये 53, ये 37, ये 53 और फाइनली ये 37। मैं फिर से समझा रहा हूं आपको। ए जो था हमारा, ए पे मैंने एक इस तरह से एक्सिस बनाई है, एक इस तरह से एक्सिस बनाई है। जब भी इंक्लाइन प्लेन आ जाएगा तो एक मैं अलोंग द इंक्लाइन ले लूंगा और एक मैं परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन ले लूंगा। अब आप देख सकते हो यही तो इंक्लाइन था हमारा, ये जो इस तरह से प्लेन है, ये हमें दिया गया 37 डिग्री, तो ये ऑल्टरनेटिंग एंगल से हो गया 37 डिग्री। इसके बाद एक छोड़ के एक 37 डिग्री हो जाता है, तो हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता क्योंकि सब एक दूसरे से 90 डिग्री बना रही थी एक्सिस। तो इस तरह से आप एंगल्स पता कर सकते हो। ये चीज हमें कंपोनेंट लेने में काफी काम आने वाली है। क्या ये क्लियर है सभी को? अब मैं बी का एफबीडी बनाऊंगा तो बी पे पहले ग्रेविटी लगेगी नीचे की तरफ। कितना फोर्स लग जाएगा बी के ऊपर? बी का मास भी हमें m दिया गया है, तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगती है, याद रखना। ब्लॉक टेढ़ा भले ही रखा हुआ था पर धरती माँ तो नीचे ही खींचेंगी, तो ब्लॉक के ऊपर नीचे लगा mg। फिर मैं देखूंगा कॉन्टैक्ट ए के साथ है, तो ए खुद से परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा इस तरफ, जिसे मैं NAB कह सकता हूं। फिर वॉल के साथ कॉन्टैक्ट है तो वॉल परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा इस तरफ, जिसे मैं नॉर्मल ड्यू टू वॉल कह सकता हूं। एंगल फिर से अगर मैं बोलूं तो ये था 37 डिग्री, तो ये होगा 37 डिग्री, फिर एक को छोड़ के एक 37 डिग्री हो जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें? कोई डाउट किसी को? बोलो बोलो। वॉल कोई फोर्स नहीं लगाएगा ए के ऊपर भाई। कंपोनेंट अभी नहीं लेंगे, एफबीडी बना रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी सॉल्व वगैरह करना होगा तब कंपोनेंट्स ले लेंगे। आई होप क्लियर है। अब रैंडमली डाउट पूछेंगे लोग वरना, ठीक है ना। वॉल के साथ तो बी का कांटेक्ट नहीं है क्या? क्या था ये? कौन पूछ रहा है भाई ये कि वॉल के साथ बी का कांटेक्ट नहीं है? अरे ये वॉल नहीं दिख रही, मालिक प्रभु देवता, ये हवा में कैसे लटका रहेगा? वॉल ही तो इसको धक्का देके रोके हुए है। अरे कहाँ हो? धरती पे आओ वापस बेटा, कहाँ चले गए? अरे समझ आया कि नहीं? चलो और देख लेते हैं फटाफट।
चलो ठीक है ना। तो इस बार ये रहा आपका एक वॉल इंक्लाइन प्लेन पे बनी हुई है, ठीक है ना, जिसके ऊपर एक स्फीयर रखा हुआ है, ध्यान से करना, और उससे अटैच्ड एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरह से। ये है ए हमारा, ये है बी और ये है सी। ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, मास m, 2m, 4m। यहां भी एक वॉल है, बना दो भाई। ए बी सी का एफबीडी आपको बनाना है, ए बी, और पिक्चर से बाहर एज इट इज निकाल लिया करो, सीधा मत करना उसे, फालतू कॉम्प्लिकेट होती हैं चीजें। और ये हमारा सी। इन तीनों का एफबीडी बताओ क्या आएगा। पहले चारों एक्सिस बना लेना, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम है, तो एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक अलोंग द प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है ना। चारों एक्सिस बना लो। बढ़िया श्रेष्ठ। चलो भाई देख लेते हैं। तो स्फीयर के लिए एक बनानी थी मुझे हॉरिजॉन्टल, एक बनानी थी मुझे वर्टिकल, एक अलोंग द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। ये मैंने बना ली। ब्लॉक के लिए भी एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक अलोंग द इंक्लाइन, एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। इसके लिए भी बना लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक अलोंग द इंक्लाइन, तो ये खुद ही हो गई, और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, ठीक है ना। ले कहीं भी सकते हो। अब देखो, वो आपकी ईज पे डिपेंड करेगा, आपको किस में कंफर्टेबल लगता है, वहां पे आप सेंटर ले सकते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट ले सकते हो। एक अगर मैं बना रहा हूं, सबसे पहले मैंने बोला था हमेशा ग्रेविटी का फोर्स बनाना है, ग्रेविटी हमेशा नीचे लगेगी इररिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट कैसे रखी हुई है। mg लग गया है मेरे भाई। अच्छा, पहले ही एंगल्स भी ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ये इंक्लाइन है तो ये 30 डिग्री है, तो ये आपका 30 हो गया, तो अब एक को छोड़ के एक 30 है, ये 30 है, ये 30 और ये 30। सिमिलरली ये इंक्लाइन है
तो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 है, ये 30 आ गया, एक को छोड़ के एक। एंगल्स बना लेना पहले ही अच्छा रहता है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने ए के ऊपर mg बना लिया। उसके बाद हम देखते थे कॉन्टैक्ट। तो ए का एक कॉन्टैक्ट तो वॉल के साथ है, वॉल नॉर्मल बनाएगी। सर्कल में सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि सर्कल के ऊपर नॉर्मल जब भी आप ड्रॉ करते हो तो वो उसके सेंटर से पास होता है, ये याद रखना। सर्कल के ऊपर जब भी आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे कोई भी गोल चीज के ऊपर, तो वो उसके सेंटर से पास होगा। अच्छा, तो ये है आपका अलोंग द इंक्लाइन, तो फोर्स भी किधर आएगा, अलोंग द इंक्लाइन ही आएगा। तो इस तरह से लग जाएगा नॉर्मल ड्यू टू वॉल। समझ आई बात। और कॉन्टैक्ट इंक्लाइन प्लेन के साथ है तो वो लगाएगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन इस तरह से, और ये आ जाएगा नॉर्मल ड्यू टू ए एंड सी, ए और सी के बीच का नॉर्मल। अब बी के साथ भी कॉन्टैक्ट है तो बी इसको पुश करेगा किधर, अलोंग द इंक्लाइन नीचे की तरफ। तो इस तरफ आ जाएगा मेरा क्या, एन ए बी। समझ आया। बी का देख लो, बी पे भी सबसे पहले ग्रेविटी लगानी है नीचे, तो नीचे लग गई 2mg। फिर देखेंगे कॉन्टैक्ट कहाँ है, तो इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर यानी कि इस तरफ NBC। ए के साथ कॉन्टैक्ट है, ए पुश करेगा तो किधर पुश करेगा, इधर NAB। और कहीं कॉन्टैक्ट है क्या, और कहीं कॉन्टैक्ट नहीं है, तो बी का FPD आपका खत्म हो गया। सी का FPD, ग्रेविटी हमेशा एक्ट करेगी नीचे की तरफ, 4mg। अच्छा, कॉन्टैक्ट कहाँ है, ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट है तो एक लग जाएगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड। एक कॉन्टैक्ट ए के साथ है तो ए तो लगाएगा परपेंडिकुलर टू सरफेस इधर, ये हो जाएगा NAC। एक बी के साथ भी कॉन्टैक्ट है तो बी भी कहां लगाएगा, कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर यानी इसी तरफ लग जाएगा, तो प्लस करके लिख देता हूं NBC, दोनों एक ही तरफ लग रहे हैं। वॉल के साथ एक कॉन्टैक्ट दिया हुआ है तो वॉल के परपेंडिकुलर यानी कि इस तरफ, नॉर्मल ड्यू टू वॉल। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट किसी को, तो हैंड रेस करो और पूछो। जिसको डाउट हो हैंड रेस करके पूछ ले भाई फटाफट। नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम बी ड्यू टू बी ऑन ए को हम लोग एन बी ए लिखेंगे या एन ए बी? कुछ भी लिख दो भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। और बोलो, और किसको डाउट है। हाउ टू इंश्योर दैट वी टेक ऑल द फोर्सेस, बेटा मैंने पहले ही कहा था, ऑर्डर याद रखो। ग्रेविटी सबसे पहले, फिर चेक करो सारे कॉन्टैक्ट कहाँ कहाँ पर हैं, और उसके बाद फाइनली आप एक्सटर्नल फोर्स जो क्वेश्चन में दिया गया हो वो लगाओ। ट्रायंगल वाला बड़ा ही आसान था बेटा, ग्रेविटी तो हमेशा ही नीचे लगती है, 4mg मैंने नीचे लगा दिया है। उसके बाद मैंने सिर्फ कॉन्टैक्ट देखा, ग्राउंड से कॉन्टैक्ट तो ऊपर फोर्स, वॉल से कॉन्टैक्ट तो लेफ्ट में फोर्स, इन दोनों से कॉन्टैक्ट तो इनके परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है ना, आई होप क्लियर हो रहा हो। ठीक है ना, और देख लेते हैं, कोई डाउट है यश को। बोलो भाई। सर मैं बोल रहा था कि कोई भी बॉडी है वो mg डाउनवर्ड ही लगेगा, वो कोई जैसे हम लोग थीटा सीखे थे g cos थीटा, वो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। धरती हमेशा नीचे खींचती है तो mg हमेशा ही नीचे लगेगा, रट लो बस, ठीक है। थीटा हो बीटा हो उससे कोई मतलब नहीं है, mg नीचे ही लगेगा। ध्यान से करना सभी लोग, सबका सही होना चाहिए।
बताओ भाई, आराम से ड्रॉ करना। क्या बात है, काफी लोगों ने कर लिया है। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने इसके लिए बना लिया हॉरिजॉन्टल, ये मैंने बना लिया इसके लिए वर्टिकल, ये हो गया इसका अलोंग द इंक्लाइन, और ये हो गया इसका परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। अब ये एंगल हमें 37 दिया है, यानी ये एंगल आपको 37 दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल 37 होगा, ये एंगल 37 होगा, ये एंगल 37 होगा, और ये एंगल 37 होगा। ठीक है ना। अब फोर्सेस ड्रॉ करने की बारी है। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर mg लगेगा नीचे की तरफ, 2m इसका मास है तो 2mg। कांटेक्ट देख लेंगे उसके बाद। तो देखो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है तो नॉर्मल लग जाएगा ऊपर, तो नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड ऑन बी, इस तरह से लिख सकता हूं मैं। कोई भी सिंबल बनाना है आपको, सिर्फ वॉल का फोर्स बनाना है तो वॉल का फोर्स आगे की तरफ लगेगा, नॉर्मल ड्यू टू वॉल ऑन बी। ठीक है ना, इस तरह से शो कर सकता हूँ। और किसके साथ कांटेक्ट है, तो आपको दिख रहा है कि ए के साथ कांटेक्ट है,
और ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर यानी इस एक्सिस के अलोंग फोर्स लगने वाला है, तो इसे मैं इधर ड्रॉ कर सकता हूं। ये हो गया नॉर्मल ड्यू टू ए ऑन बी। समझ आया क्या? ये हमारा ए का फ्री बॉडी डायग्राम खत्म हो गया है। आई होप सबका सही हुआ हो, ठीक है ना? सॉरी बी का, बी नाम है इसका। अब हम बात करें ए की, तो इसके लिए मैं बना लेता हूं, देखो जरा ध्यान से। तो ये आ गया आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये आ गया आपका वर्टिकल एक्सिस, ठीक है ना? बेटा कंपोनेंट्स हमें क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं लूंगा, बात समझो मेरी। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कंपोनेंट्स में ही दिखाना होगा। आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने वाले हो ना, जेईआर, तो जब अभी हम सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन, अभी तो मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। अभी हम सॉल्व करेंगे कि इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, मोशन वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, बात समझो। अभी मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ। कंपोनेंट लेना अब कौन सी बड़ी बात है, कंपोनेंट लेना तो अब हलवा हो चुका है हमारे लिए। एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, अच्छा अब देखो ध्यान से बात आती है कैसी। इसके लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए अलोंग द इंक्लाइन, तो कौन सा इंक्लाइन होगा, ये अलोंग द इंक्लाइन होगा या ये भी तो अलोंग द इंक्लाइन होगा, क्योंकि दो इंक्लाइंस हैं, ठीक है? तो पहले मुझे जो आता है मैं वो बना लेता हूं कि एक तो ये फोर्स तो कंपलसरी नीचे लग ही रहा होगा, mg, बात समझ आई ना? ये फोर्स तो लग ही रहा होगा। अच्छा ग्राउंड से कोई कांटेक्ट है नहीं, कांटेक्ट है इसका ए के साथ, सॉरी बी के साथ और सी के साथ। तो एक तो मुझे क्या चाहिए होगा, बी के परपेंडिकुलर, बात समझ आ रही है? यानी कि इस तरह से ए पे बी जो लगाएगा वो इस तरह से लगाएगा, सेंटर से हमेशा पास होना चाहिए। तो एक इस तरह से होगा जिसे मैं एन ए बी कह सकता हूं, और एक लगेगा सी से परपेंडिकुलर, वो भी सेंटर से पास होना चाहिए, जिसे मैं बोल सकता हूं एन ए सी। अब बात आती है आपको एंगल्स बताने, कौन सा एंगल होगा, समझ आ रही ना बात? तो उसके लिए देखो एन ए बी जो लगा होगा वो कुछ इस तरह से लगा है, इस तरफ लगा है कि नहीं लगा है? ए के ऊपर हमने जब लगाया है तो इस तरह से लगाया है, एन ए बी इससे परपेंडिकुलर। आपको एंगल ही तो पता करना है, तो ये हॉरिजॉन्टल मान लेता हूं मैं, ठीक है ना? अब ये 37 है तो ये भी 37 हुआ भाई, तो ये एंगल कितना हो गया, समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ करके एंगल निकालना था, तो ज्योमेट्री है और कुछ नहीं है, ठीक है ना? बात यह है ये एंगल 37 है, तो मैंने क्या किया, इससे परपेंडिकुलर एक लाइन बना ली, हॉरिजॉन्टल बना लिया, तो ये 37 होगा, ये क्या हो जाएगा 53 डिग्री, यानी हॉरिजॉन्टल से ये एंगल तो 53 डिग्री होगा। अच्छा इसकी बात करें तो इसके लिए इससे परपेंडिकुलर एक लाइन बना लो, इधर ही लग रहा है ना आपका NAC, यहाँ हॉरिजॉन्टल बना लो। अब ये 37 है तो ये 37 होगा, तो ये एंगल भी क्या होगा 53 डिग्री होगा। ये मेरा FBD खत्म हो गया है। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं? फिर तो हमें पता ही है कि ये तो 90 डिग्री है पूरा, तो ये 37 है, ये भी 37 है, एंगल्स पता लग जाएंगे फिर सारे। अब बात आती है सी का FBD बनाने के लिए, तो सी के लिए एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक अलोंग द इंक्लाइन, एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। सबसे पहले नीचे की तरफ क्या लग जाएगा, mg, तो मास 3m है। कांटेक्ट इसका ग्राउंड के साथ है, तो ऊपर की तरफ लग जाएगा ncg, ग्राउंड ने लगाया फोर्स, सिंबल बना दिया मैंने। साइड से और देखो कांटेक्ट किसके साथ है, ए के साथ कांटेक्ट है, तो ए खुद से परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, यानी इस तरफ लगेगा आपका NAC, और एंगल तो आप पहले ही निकाल चुके हो, ये 37 है, तो ये 37 होगा, ये 37 होगा, एक को छोड़ के एक, ये 37 होगा और ये 37 होगा। एक्सटर्नल फोर्स हमें दिया गया है, एक्सटर्नल फोर्स आपको दिया गया है 500 लेफ्ट की तरफ, तो उसे मैं ड्रॉ कर दूंगा 500 लेफ्ट की तरफ। बताओ किसी को कोई डाउट, कोई समस्या किसी को? हैंड रेज कर दो अपना, किसी को अगर डाउट है तो। हम लोग बी और सी के बीच में कोई भी एक्शन रिएक्शन पेयर इसलिए नहीं लिए क्योंकि उनका एक कॉन्टैक्ट सरफेस नहीं, कॉन्टैक्ट है ना, बी और सी के बीच में, हाँ बिल्कुल। बट कॉन्टैक्ट पॉइंट है।
वो ड्रॉ करके दिखाया गया, लगभग ना के बराबर है, वो कांटेक्ट नहीं दिखाना था मुझे, ड्राइंग में ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। पॉइंट पे नहीं ड्रॉ कर सकते बेटा, हम नहीं बना पाएंगे फोर्स। अगर तुम ये पूछ रहे हो कि पॉइंट होता तो मैं क्या करता, तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि पॉइंट का परपेंडिकुलर कुछ नहीं होता, तो फिर उसको नॉर्मल रिएक्शन बोल ही नहीं सकते। लेकिन सर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ए भी तो एक सर्कल या स्फीयर ही है, तो उसका भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही तो होने वाला है, सरफेस तो होने बिल्कुल वाला होने है वाला है, नहीं हाँ, परफेक्ट वर्ल्ड में। पर मैंने इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लगाया ना फोर्स, इसीलिए, और उस पॉइंट के भी परपेंडिकुलर हो गया वो, इसलिए फायदा हो गया। लेकिन यहाँ तो दोनों ही पॉइंट हैं, तो दोनों पॉइंट के लिए नहीं पता लग पाएगा हमें कभी भी। यहाँ एक तो फ्लैट सरफेस था ना, ठीक है मैंने उस सर। फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर बनाया, और वो स्फीयर के भी परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है। और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? NAC और NCA क्या सेम है क्या? हाँ बेटा, कुछ भी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। आप सिंबल बना रहे हो यार, ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका, समझते क्यों नहीं हो बात को? जिसे भी डाउट है बेटा हैंड रेज करो ना, मैं तब से पूछता रहा हूँ जो डाउट है, हैंड रेज कर दो भाई। बोलो। सर जब हम लोग ग्रेविटी का वो लिखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, तब हम लोग सर एक ही ऑब्जेक्ट पे दिखाते हैं mg और ng, मतलब नॉर्मल और नॉर्मल एक्शन रिएक्शन दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे दिखाते हैं। वही मेरा बट अगला जब सवाल हम है, लोग थोड़ा वॉल रुक के जाओ, साथ थोड़ा पेशेंस करो बेटा, थोड़ा पेशेंस रखो। अगला सवाल मेरा वही है, उसके बाद फिर से तुम्हें मैं पूछता हूँ, ठीक है ना। अगर क्लियर नहीं होगा तो अभी क्लियर करते हैं। तो अगला सवाल मेरा ये है, देखो, तो ये ग्राउंड है आपका और ये ब्लॉक है मास m का, तो आपको बताना है स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फोर्स exerted by ground on m, ठीक है ना। बेसिकली इस तरह से मैं शो कर रहा हूं आपको, फोर्स जो है m मास है, FBD बना रहा हूं मैं इसका, mg कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल, ठीक है ना, is n, then n and mg are action reaction pair, action reaction pair। बताओ भाई, ट्रू फॉल्स बताना है आपको। तो कुछ ही बच्चे हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है इसका, बहुत खुशी हुई मुझे जान के ये। सभी लोग आंसर दो यार, ट्रू फॉल्स ही बताना है, ये तो हो ही जाना चाहिए आपसे, ट्रू फॉल्स तो लिख ही सकते हो कम से कम, इतना भी क्या आलस। चल, तो आंसर आता है इसका फॉल्स। क्यों? कई लोगों की दुनिया हिल चुकी है कि नहीं, तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई हमारे साथ, ऐसा क्यों किया, या फिर हमारे टीचर को ही पढ़ाना नहीं आता, कुछ भी बोले जा ये भी संभव है कि नहीं। तो देखो पहले मेरे भाई, एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए मैंने कुछ तो बताया होगा आपको, कहाँ पढ़ाया था एक्शन रिएक्शन पेयर, ये रहा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और क्या क्या इंपॉर्टेंट बताया था भाई, और था ये देखो,
मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर ही लग सकता है। एक पे एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन दूसरे पे दिखेगा। बात समझ आ रही है मेरे भाई? यहाँ एफबीडी बनाया है आपने एम का। एफबीडी में मैंने कहा था सिर्फ वो फोर्सेस दिखाए जाते हैं जो कि इसके ऊपर लग रहे हों। एमजी भी इसके ऊपर ही लग रहा है और नॉर्मल भी इसके ऊपर ही लग रहा है, यानी एक्शन भी इसके ऊपर हो रहा है और रिएक्शन भी इसके ऊपर हो रहा है। ये तो संभव नहीं है। अच्छा चलो एक और तरीके से प्रूव करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन की, अच्छा एक्शन रिएक्शन पेयर की एक और कंडीशन थी कि एक्शन और रिएक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है कि नहीं? अब मान लो कि ये ऐसे जमीन पे रखा हुआ है एम मास का, तो धरती तो नीचे एमजी से ही खींचेगी, ये आपको पता है। मान लो कि मैंने ऊपर एक फोर्स लगा दिया एमजी। अच्छा नॉर्मल तो तब भी लगाएगा ग्राउंड, क्योंकि कांटेक्ट तो है। तो क्या आप मुझे नॉर्मल की वैल्यू बता सकते हो? क्या आप मुझे नॉर्मल की वैल्यू बता सकते हो? अगर मैंने बाहर से एक फोर्स लगा दिया mg ऊपर, तो क्या आप मुझे नॉर्मल की वैल्यू बता सकते हो? अनंत क्या बोल रहे हो भाई? होश में आके बोलो, mg कैसे बोल रहे हो? अरे नॉर्मल mg क्यों रहेगा मालिक? कुछ भी? अरे जीरो, अरे जीरो। अरे भाई इस कांटेक्ट पे जब आप इस पत्थर को रखोगे तो उसे वजन महसूस होगा क्या? क्या सरफेस को कोई वजन महसूस होगा? अरे नहीं, धरती जितना वजन लगा रही थी उसके ऊपर, उतना तो आपने एक्सटर्नली ऊपर लगा ही दिया है, तो आपने वो तो बैलेंस कर ही दिया, तो फिर कांटेक्ट पे कोई फोर्स नहीं आएगा। ये देखो, तो अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर थे तो इनकी वैल्यू बदल कैसे सकती है? बदलनी तो नहीं चाहिए। तो अब सवाल आ जाता है बच्चों का भाई कि ये ग्राउंड था, ये एम था, नीचे लगा था mg और ऊपर लगा था नॉर्मल। अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है तो एक्शन रिएक्शन पेयर है कौन? तो फिर हमें पता लगता है बड़ी पिक्चर कि धरती है नीचे गोल और ये है धरती का सेंटर। भाई mg इस ब्लॉक के ऊपर किसने लगाया? mg इस ब्लॉक के ऊपर लगाया अर्थ के सेंटर ने। mg इस ब्लॉक के ऊपर लगाया अर्थ के सेंटर ने, तो ये ब्लॉक mg कहां लगाएगा? अर्थ के सेंटर के ऊपर। ये नॉर्मल m के ऊपर किसने लगाया? सरफेस ने। ये नॉर्मल m के ऊपर किसने लगाया? सरफेस ने। तो ये m सरफेस पे क्या लगाएगा? नॉर्मल। तो ये mg और ये mg एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। ये नॉर्मल और ये नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। इनकी वैल्यूज कभी भी नहीं बदलेंगी। आप एक n को बदलोगे तो दूसरा n बदल जाएगा, पर mg तो हमेशा क्या रहने वाला है? सेम ही रहने वाला है। तो बात याद रखना, जो mg है ये कांटेक्ट सरफेस नहीं लगा रही होती है फोर्स, ये फोर्स लगा रहा होता है आपका अर्थ का सेंटर, तो उसका रिएक्शन भी कहां दिखता है? अर्थ के सेंटर पे दिखता है। तो mg और नॉर्मल रिएक्शन कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होते हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन, एक नॉर्मल एक्शन का रिएक्शन नॉर्मल ही हो सकता है। जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि A के ऊपर अगर B रखा है तो B के ऊपर नीचे की तरफ लग जाएगा NAB और A के ऊपर ऊपर की तरफ लग जाएगा NAB। तो ये होते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, क्योंकि पहली बात तो ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लग सकता था, और दूसरी चीज इनकी वैल्यू हमेशा क्या है? सेम है। अरे बात समझ आई क्या? अरे बोलो भाई, किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई डाउट किसी को? अरे बताइए, कोई डाउट किसी को? चलो, कौन सा वाला n बराबर 0 वाला? एक बार फिर से वो छोड़ दो, चलो भाई वो फिर से बताएंगे। अभी उस पर तो क्वेश्चन ढेर सारे करने हैं, उस पर तो ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं। इसमें किसी को कोई डाउट कि mg और नॉर्मल एक्शन रिएक्शन फेयर नहीं है? नेवर अफेक्ट अर्थ। बेटा किसने बोला सॉरी कि आप जो फोर्स लगा रहे हो अर्थ पे वो उससे फर्क नहीं पड़ता? आप जाके कभी पृथ्वी से पूछो, आपके वजन का फर्क उसे पड़ रहा है, वो आपको खींचती है तो आप भी उसे खींचते हो। आप छत पे जाके अगर कूदते हो, आप धरती की तरफ गिरते हो तो धरती भी आपकी तरफ चलती है, लेकिन धरती का मास है 6 × 10⁻24 kg, तो वो जितना चलती है ना वो ना के बराबर है। समझ आ रही बात? अगर चंद्रमा को आप धरती की तरफ खींचो
या गिरा दो तो देखो अर्थ अच्छी खासी चलेगी। अरे समझ आया क्या? क्या किसी को डाउट है इसमें कोई? अभी भी डाउट है किसी को? चलो बोलो भाई साहब। सर मैं बोल रहा था कि mg मतलब मास जो m है वो अर्थ मतलब सरफेस पे अपना mg डाउनवर्ड लगाता है और अर्थ उसके ऊपर न्यूटन लगाता है ताकि वो गिर ना जाए नीचे। न्यूटन लगाता है, नॉर्मल लगाता है चाचा, क्या बोल रहे हो? नॉर्मल फोर्स लगाता है वो ताकि वो गिर ना जाए। हाँ तो सर अलग अलग बॉडी पे फोर्स लग रहा है, एक बार मास पे एक बार अर्थ पे। हैं? क्या बोल रहे हो भाई? अरे बेटा देखो, ये देखो, तुम यही कह रहे हो कि ये जो कांटेक्ट सरफेस है इसने इसके ऊपर नॉर्मल लगाया ताकि ये नीचे ना गिर जाए, है कि नहीं? और ये mg किसने लगाया? ये mg तुम्हें ऐसा लगता है कि इस m ने लगाया है क्या? सही सही बोलना, आवाज नहीं आ रही बेटा। सर मेरे हेलो, को यही लगता था। तुमको ऐसा क्यों लगता था? अरे मैंने देखो, यही तो तुम सुनते नहीं हो ना यार, बात कहीं से पहले से पढ़ लिया होगा, वही अपना चलाए पड़े हो। मैंने क्या बोला, जब हम किसी का एफबीडी बना रहे हैं तो उस पे हम कौन सा फोर्स ड्रॉ करके दिखाते हैं? जो उस पे लग रहा हो उसके या ऊपर जो लगता है वो लगा रहा हो? जो उस पे लग रहा हो। जो उस पे लग रहा हो। तो ये mg किस पे लग रहा है? आपने किसका मास एफबीडी पे बनाया तो है? पत्थर का। तो ये mg किस पे लग रहा है? पत्थर पे। इसका रिएक्शन बनाना होता तो पृथ्वी के सेंटर पे mg दिखाना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि पृथ्वी के सेंटर ने इस पत्थर पे mg नीचे लगाया है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये पत्थर mg से दबा रहा है धरती को, ये मत सोचना। अगर आप धरती की सरफेस का एफबीडी बनाते ना तो वहां पे आप n शो करते ना कि mg शो करते, क्योंकि सरफेस ने m पे लगाया था n, तो m लगाएगा सरफेस पे नीचे n। ये एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, समझ आ रही है बात? कुछ तो बोलो मेरे भाई। सर समझ गए। समझ गए? चलो ठीक है। सरफेस वाला कहां से आ जाता है? उसका कॉज क्या है? उसका कॉज ये है कि वो सॉलिड मैटर है। सॉलिड मैटर है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, उसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो अपने आप को फोड़ते हुए पत्थर को नीचे नहीं जाने देना चाहता, इसलिए वो फोर्स लगाता है एक ऊपर की तरफ। समझ आई बात? ये तो काफी डीप क्वेश्चन है, पर ये छोड़ो, इस पे मत जाओ ज्यादा। चलो, तो क्या सबको एफबीडी बनाना तो आ गया होगा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं। एफबीडी तो अब हर सवाल में ही बनाना है, ठीक है ना? जितना अपना एनएलएम चलेगा एफबीडी तो बनाना ही है, तो धीरे धीरे तो सीखेंगे ही। पर अभी आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, बोलो, या एफबीडी की और प्रैक्टिस कर लें थोड़ी बहुत? बताइए, जैसा जनता बोलेगी वैसा हम कर देंगे। चलो, तो एफबीडी तो बनाने ही पड़ेंगे, पर आगे हम टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक हो जाता है क्या? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना? तो पहली बात आती है कि इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम आप कहते हो व्हेन नेट फोर्स, और जनरली मैं बात करता हूं किसकी? एक्सटर्नल, बाहरी फोर्स। व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट is zero, it is said to be in equilibrium। बात समझ आ रही है? यानी कि जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी का समेशन क्या हो जाए? अगर जीरो हो जाए तो आप कह देते हो कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। समझ आ रही है क्या बात? यानी जितने भी फोर्सेस उस पर लग रहे थे अगर सभी जुड़ के क्या हो जाएं? जीरो हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन।
यानी अगर F1 वेक्टर है तो इन सभी का वेक्टर समेशन, जितने भी फोर्सेस हो सभी का वेक्टर समेशन ये क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो फिर हम कह देंगे कि ऑब्जेक्ट किस में है, इक्विलिब्रियम में है। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा, तो अब यहां पे स्टेटमेंट आ जाते हैं दो, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है इसी चीज पे बेस्ड। तो वो ये है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, और दूसरा एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम मस्ट बी एट रेस्ट। बताइए बताइए। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, और दूसरा एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम मस्ट बी एट रेस्ट। हाँ भाई, तो आंसर आ जाता है पहले वाले का तो ट्रू और दूसरे वाले का फॉल्स। ऐसा क्यों होता है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट यानी जहां से आप देख रहे हो, जिस फ्रेम से आप देख रहे हो, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यानी वो अपनी जगह से नहीं हिल रही है। समझ आ रही बात? यानी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हिल रही है, ध्यान से समझना। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, आप जिस फ्रेम से देख रहे थे ऑब्जेक्ट आपको रेस्ट पे दिख रही है, यानी कि उसकी पोजीशन टाइम के साथ बदल नहीं रही है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा, ये रेस्ट पे था और रेस्ट पर ही है, यानी कि इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसका मतलब तो हमें पता है मेरे भाई क्या होता है, इक्विलिब्रियम। बात समझ आ रही है? अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर दिख रही थी, इसका मतलब क्या है कि वो इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 रहा होगा, वरना वो रेस्ट पे क्यों दिखती। दूसरी चीज, एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम मस्ट बी एट रेस्ट। इक्विलिब्रियम पे ऑब्जेक्ट होने का मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो वो रेस्ट पे होनी चाहिए। अरे भाई, नेट फोर्स 0 का मतलब तो ये हुआ कि वो अपना स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदल सकती। रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट थी जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो जिंदगी भर 10 से ही चलती रहेगी। तो क्या वो रेस्ट पे है? नहीं, वो मोशन में है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसलिए स्टेटमेंट क्या है, गलत है। उसका रेस्ट पे होना कोई जरूरी नहीं है। तो ये चीज रट लेना कि क्वेश्चन में अगर कह दिया है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो इक्विलिब्रियम में है, उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन अगर सवाल में बोला गया है कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तो जरूरी नहीं है कि वो रेस्ट पे हो, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में भी हो सकती है। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि वो मूव तो कर रही है पर उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग नेट फोर्स 0 नहीं होता है। इक्विलिब्रियम का सिंपल मीनिंग होता है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। सभी फोर्सेस का समेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, 0 है। किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करे फटाफट। बिल्कुल फ्रेम पे डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या नहीं है, बिल्कुल डिपेंड करेगा बेटा। लेकिन जब मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना, तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसी फ्रेम से बताना है आपको। जिस फ्रेम में नेट फोर्स 0 हो रहा था उस फ्रेम में रेस्ट पे है क्या। सिमिलरली जिस फ्रेम में रेस्ट पर है उसमें नेट फोर्स 0 होगा क्या। तो फ्रेम डिफाइन कर दिया गया था पहले ही। समझ रहे हो ना? डाउट अच्छा है आपका काफी। चलो बोलो भाई। सर जब बॉल ऊपर फेंकते हैं, वो जिस समय आपका मैंने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है उस समय तो सर उस पर mg फोर्स लगता है, किंतु वो तो सर रेस्ट पे होते हैं क्या होता है? इंस्टेंट। सर जब ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं हाँ
तो सर वो तो एक तो इंस्टेंटेनियस वो के तो लिए रेस्ट पे रहता इंस्टेंटेनियस है। बता रहे हो ना आप, तो इंस्टेंटेनियस बता रहे हो। यहाँ पे हम तो बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, तो ये लंबे समय के लिए बात कर रहे हैं ना। इंस्टेंटेनियस अगर आप बात करोगे तो हाँ बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा फिर अच्छा केस में। तो जी सर, ठीक है। यहाँ तो हम फ्रेम से देख सर रहे थे, मोशन देख रहे थे, उसके लिए मैंने पूछा है। बात आपकी एकदम हाँ सही है, सर। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। और किसी को कोई डाउट? सर अनम्यूट कर रहे थे, सॉरी, वो लोअर हैंड। ठीक है ठीक सॉरी। है ठीक है। जिसको डाउट है हैंड रेज कर दे भाई अपना। सर यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स से आपका क्या तात्पर्य है? मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, जो हाँ ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं, वो बिल्कुल किसी सही और चीज सवाल से है, अगर फोर्स लगा बिल्कुल रहा अच्छी बात है, है, हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो देखो एक्सटर्नल फोर्स का मेरा मीनिंग क्या है ये समझो। एक्सटर्नल फोर्स का मीनिंग ये है कि जिस चीज को आप स्टडी कर रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट को आप स्टडी कर रहे हो, जिस सिस्टम को आप स्टडी कर रहे हो, सिस्टम हम थोड़ा सा आगे देखते हैं एनएलएम में, आगे चल के आएगा थोड़ा सा, पर अभी आप ये समझ लो कि मैंने अगर ये ऑब्जेक्ट समझी है तो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब जो इसके बाहर से फोर्स लग रहा होगा। अब ये आपको पता है ना कि कोई सॉलिड है तो उसमें इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होते हैं, तो उन फोर्सेस को हम इंटरनल फोर्स बोल देते हैं, क्योंकि मैं इस ऑब्जेक्ट को सिस्टम मान रहा हूं। तो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब इसके जो अंदरूनी फोर्सेस हैं उनके अलावा बाहर वाले जो फोर्सेस है, जैसे ग्रेविटी का फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई नॉर्मल रिएक्शन, कोई दूसरी ऑब्जेक्ट का फोर्स, इन सभी को हम एक्सटर्नल फोर्स मान लेंगे। समझ आ रही है ना बात? आगे चल के आप देखोगे कि आप पत्थर और अर्थ के सिस्टम, पत्थर और अर्थ को एक कंप्लीट सिस्टम भी मान सकते हो, लेकिन यहां अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं जिसका मैं एफबीडी बनाता हूं। समझ आ रही है बात? तो सर एक एग्जांपल के लिए, अगर एक आदमी दीवार को धक्का दे रहा है, वो हम्म दीवार पे एक फोर्स लगा रहा है, हम्म दीवार उस पे एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा, तो हम्म वो रिएक्शन फोर्स दीवार को अगर मैं कंसिडर करूं, दीवार के लिए एक्सटर्नल है इंटरनल? एक्सटर्नल फोर्स है बेटा, बिल्कुल एक्सटर्नल फोर्स है। अगर आप वॉल का एफबीडी बना रहे हो, आप वॉल को स्टडी कर रहे हो, तो उस आदमी का फोर्स एक्सटर्नल है। लेकिन अगर आपने वॉल और आदमी को एक सिस्टम मान लिया, ठीक है ना, तो फिर वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। सर मैं वॉल जो आदमी पे रिएक्शन फोर्स लगा रहा है वो भी एक्सटर्नल है या नहीं, वो पूछ रहा हूँ मैं। वो आदमी के लिए एक्सटर्नल है, वॉल वॉल के के लिए एफबीडी एक्सटर्नल में, नहीं है? वॉल के एफबीडी में तो वो शो ही नहीं होगा। तो सर वॉल तो फिर इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ ना? किस केस में? बिल्कुल इक्विलिब्रियम में नहीं इस होगा। अगर आपके केस पास में। एक ऐसी वॉल है, आपके पास एक ऐसी वॉल है कि आदमी ने उसे पुश किया है, तो ऑब्वियसली वॉल मूव करेगी। लेकिन यहाँ क्या होता है, हिंज होता है कि नहीं होता है, जमीन में गड़ी हुई भी तो है, तो जमीन फोर्स लगा रही होती है उस पर रोक के रखने के लिए। ठीक है सर। इक्विलिब्रियम में उस रिएक्शन की वजह से नहीं होती है, वो जमीन में गड़ी है इसलिए होती है। और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? चलो भाई, तो ये चीज क्लियर रखना कि इक्विलिब्रियम का सिंपली मीनिंग क्या है, नेट फोर्स जीरो। ठीक है ना। चलो भाई, तो अब हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ऑब्वियसली हर प्रॉब्लम में आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको एफपीडी तो बनाना ही पड़ेगा। एक टफ क्वेश्चन में करके दिखाता हूं। जैसे देखो, एक 5 kg की ऑब्जेक्ट है और सवाल है व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड। ठीक है ना तो मुश्किल है इसलिए मैं कर देता हूं। मुझे क्या करना है, ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना है ये बताना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दूंगा। अच्छा, अब देखो, एक्सिस में 4 बनाऊं 2 बनाऊं वो मेरे ऊपर रहता है। मैं अपने डायग्राम को सुंदर बनाना चाहता हूं या गंदा बनाना, अरे पता है इसका आंसर सबको आता है, मैं तो फॉर्मेलिटी के लिए करके बता रहा हूँ, तुम लोग दिल पे भी ले जाते हो। सही में थोड़ी ना मुश्किल है ये। ठीक है, तो 5 kg का ऑब्जेक्ट है, वो ग्राउंड पे रखा हुआ है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आप अप्रोच करो तो कितनी एक्सिस बनानी है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको डायग्राम को क्लीन रखने की कोशिश करनी होगी। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि भाई सिर्फ फोर्स किस में लग सकते हैं, y में लग सकते हैं। तो मैं सिर्फ x और y एक्सिस बना लूं, मेरा काम हो जाएगा। x भी बनाने की वैसे तो जरूरत नहीं थी। चलो एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले नीचे ग्रेविटी लगाएगी भाई कितना, 50। फिर कोई कांटेक्ट है क्या, हाँ ये रहा। ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा n। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड पूछा गया है आपसे। ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, रेस्ट पे बोली गई है ऑब्जेक्ट। अगर ये रेस्ट पे है यानी कि इक्विलिब्रियम में है, यानी हर डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए।
तो यानी कि नेट फोर्स y डायरेक्शन में भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। यही सेम चीज मैंने मोमेंटम में बताई थी, जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी से डील करें तो एक किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें। तो मान लो मैंने नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, तो अब नेट फोर्स में क्या लिख सकता हूँ, 50 नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। नेगेटिव के साथ क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है। ये हो जाना चाहिए 0, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी 50 न्यूटन। एन से एन मत काट देना, ये नॉर्मल है, ये न्यूटन है, ठीक है ना। अभी कोई भाई गलती से बोल रहे थे न्यूटन उसको, ठीक है। किसी को कोई डाउट? तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। तो इन्हें स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में भी रहेगी और रेस्ट पर भी रहेगी। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। क्लियर है क्या? एक सवाल मैं आपसे करवा पाऊंगा आज, बाकी फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसमें डाउट है किसी को? हैंड रेज कर दो भाई। बोलिए। सर ये क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं, बट मेरा क्वेश्चन था, क्या ग्रेविटी के बिना ग्राउंड वाला एक्शन रिएक्शन रहेगा? क्या ग्रेविटी के बिना ग्राउंड वाला एक्शन रिएक्शन रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा मेरे भाई, फोर्स 0 हो जाएगा ना। तो सर हम लोग, हाँ, तो सर हम लोग ग्रेविटी नॉन कांटेक्ट होने के बावजूद इसमें पढ़ रहे, क्योंकि उसके वजह से ग्राउंड वो वाला फोर्स आता है एंड बिल्कुल सही नॉन। बात। बिल्कुल सर बिल्कुल। एक और मेरा डाउट था, ग्रेविटी के बिना क्या फ्रिक्शन रहेगा? ग्रेविटी के बिना क्या फ्रिक्शन रहेगा? रह सकता है मेरे भाई, बिल्कुल रह सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो अगर आप किसी चीज को पकड़ के अपने हाथ से फोर्स लगा दोगे ना, तो फ्रिक्शन आ जाएगा उसके ऊपर। हम्म, आपको बस कांटेक्ट हाँ सरफेस पे सर। नॉर्मल क्रिएट करना है। हाँ। हम्म। हम्म, सर एक और डाउट था, अगर हम लोग एक्सेलरेशन का उल्टा डिसेलरेशन का जब वैल्यू लिखते हैं, हम लोग उसमें माइनस नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं डिसेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग इसमें रिएक्शन में क्यों नहीं लिखते हैं कि इट इज 50 नॉट -50? साइन की, क्योंकि एक्शन का उल्टा है रिएक्शन। वो मैं समझ रहा हूँ, एक्शन का उल्टा है रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब ये नहीं है कि वो फोर्स हमेशा नेगेटिव है। वो डिपेंड करेगा आपने किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। डिसेलरेशन का मीनिंग होता है कि वेलोसिटी के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब एक्शन का ऑपोजिट है रिएक्शन, ये हमको पता है, लेकिन किसने बोला कि एक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लग रहा है और आप रिएक्शन को नेगेटिव में ही लो? ये तो क्वेश्चन करने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर उसने एक्शन को ही नेगेटिव डायरेक्शन में लिया तो रिएक्शन को पॉजिटिव लेगा वो, ठीक है ना। हाँ सर। तो हम नेगेटिव से नहीं रिप्रेजेंट करते उसे, इसलिए। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, ध्यान से करना। ए बी 2 kg 3 kg 10 न्यूटन 20 न्यूटन। ध्यान से देखना मैं क्या क्या पूछ रहा हूँ। सबसे पहले पूछ रहा हूँ मैं नॉर्मल बिटवीन ए एंड वॉल, नॉर्मल बिटवीन बी एंड वॉल, नॉर्मल बिटवीन ए एंड ग्राउंड, नॉर्मल बिटवीन बी एंड ग्राउंड, नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी। बताइए। बढ़िया, बिल्कुल सही ईशान। सही है श्रेष्ठ, बढ़िया।
चलो देखो, तो ए पे सबसे पहले mg 20, कॉन्टैक्ट देखूंगा मैं, बी के साथ है तो NAB, वॉल के साथ है NAW, कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया गया है, हाँ नीचे की तरफ 20। चलो बी का FBD, नीचे mg 3 kg मास है तो mg कितना हुआ 30, कॉन्टैक्ट ग्राउंड के साथ है NBG, कॉन्टैक्ट वॉल के साथ है NBW, कॉन्टैक्ट A के साथ है NAB, कोई एक्सटर्नल फोर्स, हाँ राइट की तरफ 10 न्यूटन। क्या सबने बना लिया था FBD सही से? अब दोनों ही ब्लॉक्स इक्विलिब्रियम में हैं तो X में नेट फोर्स 0 होना चाहिए हर एक पे और Y में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए हर एक पे, इसलिए हम एक्सिस बनाते हैं ताकि हमें इजीली दिख सके। तो अगर मैं Y में 0 करूं तो देखो जरा, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लें तो NAB और नीचे की तरफ 20 20 40, ये होना चाहिए 0। NAB मुझे मिल गया कितना 40 न्यूटन। X में नेट फोर्स 0 करें, X में देखो लेफ्ट में लग रहा है आपके पास क्या NAW और X में और कोई फोर्स नहीं है, यानी NAW क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और कोई फोर्स ही नहीं है X में, है कि नहीं? नेट फोर्स को 0 करना है हमें तो। और देख लेते हैं इसमें, अगर हम Y में 0 करें नेट फोर्स तो आपको दिखेगा ऊपर की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो NBG माइनस नीचे 30 माइनस NAB, ये होना चाहिए 0। NBG आपको कितना मिल गया, NAB की वैल्यू 40 है, यहां पे रख देता हूं मैं, ये मुझे मिल गया 70 न्यूटन। सिमिलरली मैं X में अगर 0 करता हूं तो देख सकते हो अगर लेफ्ट की डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली जाए तो NBW माइनस 10, ये होना चाहिए 0, तो NBW आपको क्या मिल गया 10 न्यूटन। 4 फोर्सेस निकल चुके हैं, अब बचा है बस NAG। A का G के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं है, यानी A का ग्राउंड के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो फोर्स क्या होगा 0। अरे किसी को कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? चलो भाई, तो आज यहीं एंड करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो, थैंक यू।